कल अपन ने देखा था स्वेच्छा है ना, voluntarily. A person is said to cause an effect voluntarily when he caused it by means whereby he intended to cause it, or by means which at the time of employing those means he knew or had reason to believe to be likely to cause it. यदि कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छा कारित करता है तब यह कहा जाता है कि वह उसे उन साधनों द्वारा कारित करता है जिनके द्वारा उसे कारित करना उसका आशय था, या उन साधनों द्वारा कारित करता है जिन साधनों को काम में लाते समय वह जानता था या विश्वास करने का कारण रखता था कि उसने उनसे उसका कारित होना संभव है। मतलब सीधी बात है, वो जानबूझ के उसने उन साधनों का प्रयोग किया है जिनके आधार पर कोई काम किया जाता है, और वो जो चाहता था करना उसने किया है, तो क्या कहलाएगा कि उसने स्वैच्छिक काम किया है। जैसे अपन कहें कि का लूट को सुकर बनाने के प्रयोजन से, सुकर मतलब आसान बनाने के प्रयोजन से, एक बड़े नगर के बसे हुए गृह में रात को आग लगा देता है। अब कोई बसा हुआ घर है जिसमें लोग रहते हैं, उसमें कोई आग लगा दे तो संभावना क्या है उस घर में आग लगाने से कि लोग होंगे भी और लोग नहीं भी होंगे। तो संभावना पूरी ये है कि होंगे ही। क्यों होंगे? क्योंकि भाई घर बसा हुआ है, कोई उजड़ा हुआ घर तो है नहीं, वहाँ पे ऐसी कंडीशन लोग हैं और उसने उस घर में आग लगा दी। जब आग लगा दी उस घर में, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उसने स्वैच्छिक कृत्य किया है, उसको पता था परिणाम क्या हो सकता है, तो लोग घर में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इसमें प्रोबेबिलिटी हाफ नहीं है, बल्कि हाफ से कहीं ज़्यादा है कि लोग उसमें होंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोग रहते हैं। कैसा घर है? रहवासी घर है, या कह सकते हैं कि जो है घर जो है बसा हुआ घर है, उजड़ा हुआ घर नहीं है। और क्या करता है? इस प्रकार एक व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है। वहाँ आग लगा दी उसने। क्यों आग लगाई थी? लूट को सुकर बनाने के लिए। क्योंकि यदि आग लगाएंगे तो लोग यदि होंगे तो अफरा तफरी में भागेंगे और उस दौरान में मैं लूट कर लूँगा। तो लूट को सरल बनाने के लिए उसने स्वैच्छिक काम किया, घर में आग लगा दी है। और घर में आग उसने क्यों लगाई है? ताकि वो लूट कर सके। और कैसे लगाई है? अपने मन से लगाई है, स्वैच्छिक लगाई है। मतलब वो विथ इंटेंशन ऐसा काम कर रहा था जिससे कि वो लूट कर सके। तो यहाँ का आशय भले ही मृत्यु कारित करने का ना रहा हो, वह दुखित भी है, उसके कार्य से मृत्यु कारित हुई है, तो भी यदि वह जानता था कि संभव है कि मैं मृत्यु कारित कर दे, तो उसने स्वेच्छा मृत्यु कारित की है। सही बात है, उसको पता था कि जो काम कर रहा है उससे डेफिनेटली किसी की मृत्यु हो सकती है। भले ही वो नहीं जानता था कि उसमें कोई है या नहीं है, लेकिन चूंकि घर रहवासी है, लोग रह रहे हैं, बसा हुआ घर है, तो संभावना ये है कि वहाँ कोई हो सकता है। और आपने घर में आग लगाई है तो रात के समय लगाई है, तो लोग सो रहे हो सकते हैं और हो सकता है कि कोई जल जाए, उसमें मर जाए। तो यदि मृत्यु कारित होती है तो क्या कहलाया जाएगा कि स्वैच्छिक मृत्यु कारित की है। मतलब उसने जानबूझकर इंटेंशनली ऐसा काम किया है जिससे कि मृत्यु हो जाए। सेक्शन 40 है जो अपराध के बारे में बात करता है, ऑफेंस except in the chapters and sections mentioned in clauses 2 and 3 of this section, the word offense denotes a thing made punishable by this code. सीधी बात है, इस धारा के खंड 2 और 3 में वर्णित अध्यायों और धाराओं के सिवाय अपराध शब्द इस संहिता द्वारा दंडनीय की गई किसी बात का द्योतक है। एक तो वो कह रहे हैं कि अध्याय जो खंड 2 हैं और खंड 3 में जो अध्याय हैं और उनके अंदर जो धाराएं हैं उनको सिवाय, मतलब उनमें तो है ही अपराध, इसके अलावा इस संहिता द्वारा दंडनीय किसी बात का द्योतक, कोई भी दंडनीय बात है उस बात से इसका मतलब है कि वो अपराध होगा। तो अध्याय 4 जो है अध्याय 5 का और निम्नलिखित धाराएं अर्थात धारा 64, 65, 66, 67, 71, 109, 110, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119 और 120, 187, 194, 195, 200, 211, 213, 214, 221, 22, 23, 24, 25, 327, 328, 329, 330, 331, 347, 348, 388, 389, 445 में अपराध शब्द इस संहिता के अधीन या तस्मिन पश्चात यथा परिभाषित विशेष स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय बात का द्योतक है। मतलब उस 2 अध्यायों के अलावा इन सब जो सेक्शंस में जो भी दिया गया है उन सब में वो क्या कह रहे हैं कि वो सब दंडनीय हैं और अपराध के द्योतक हैं, कि वो सब में जो हो रहा है वो सब अपराध है।
वहीं वो कह रहे हैं और धारा 141, 176, 177, 201, 202, 212, 216 और 441 में अपराध शब्द का अर्थ उस दशा में वही है जिसमें कि विशेष स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय बात ऐसी विधि के अधीन 6 मास या उससे अधिक अवधि के कारावास से, चाहे वह जुर्माने सहित हो या रहित हो, दंडनीय हो। मतलब इसमें भी उन्होंने डिफाइन कर दिया कि अपराध शब्द के अंतर्गत वो वाली दशाएं आएंगी या उनकी जो सामान्य विशेष स्थानीय विधि के अंतर्गत वो बातें आएंगी जिसके अंतर्गत 6 मास 6 मंथ या उससे अधिक अवधि के कारावास और जुर्माने से सहित या रहित कोई दंडनीय अपराध होता है तो वो अपराध शब्द के अंतर्गत आएगी। ये एक क्राइटेरिया बनाने की कोशिश की है उन्होंने ऊपर वाले सेक्शन अध्याय 2 और खंड 2 और खंड 3 के अंतर्गत, और इन सेक्शंस के अंतर्गत अपराध 6 मास से ऊपर का है और जुर्माना भी है उसमें, चाहे जुर्माने सहित हो या रहे तो वो दंडनीय हो जाएगा और वो अपराध की श्रेणी में आएगा। ऐसा करके उन्होंने इसको डिफाइन कर दिया है अपराध को। ये अपराध की परिभाषा उन्होंने यहाँ पे दी है। एक मामला है जिससे आपको और समझ में आएगा। गंगूला मोहबा रेड्डी बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, AIR 2010 SC 327 मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि आत्महत्या अपराध नहीं है, क्योंकि संहिता में ना तो उसकी परिभाषा दी गई है और ना ही इसे दंडनीय बनाया गया है। कहा था मैंने आपसे कि ऐसा कौन सा अपराध है जो पूरा हो जाए तो उसको दंडनीय नहीं बनाया गया। तो वो कौन सा अपराध था? वो था आत्महत्या। यदि आत्महत्या किसी ने की है और तो आत्महत्या के लिए दंड की व्यवस्था कहीं नहीं है, ना तो उसकी परिभाषा दी है। आत्महत्या यदि हो गई व्यक्ति की तो उसको दंड कैसे दोगे? हाँ, आत्महत्या के प्रयत्न के लिए दंड की व्यवस्था है, वो अपराध की श्रेणी में आता है। यहाँ पे ये जो परिभाषा है ना आत्महत्या की, यहाँ पे आत्महत्या अपराध नहीं है क्योंकि संहिता में इसकी परिभाषा दी गई है, ना इसे दंडनीय बनाया गया है। गणेश बनाम राज्य 1976 CRLJ 11403 मतलब 1403 इलाहाबाद। तो मैं अपीलार्थी ने, अच्छा अपीलार्थी कौन होगा इसमें? अपीलार्थी कौन होता है? हम किसको अपीलार्थी कहेंगे? अपीलार्थी माने जो अपील में जाता है। अपील में कौन जाता है? जो या तो हार गया हो या जो जीत गया हो। जीतने वाला भी जा सकता है अपील में और हारने वाला भी जा सकता है। विक्टिम पक्ष भी जा सकता है और एक्यूज पक्ष भी जा सकता है, दोनों पक्ष जा सकते हैं, है ना। क्यों जा सकते हैं? क्योंकि अपील का राइट है। भाई न्याय हुआ तो मान लो उसको लगता है कि पूरा न्याय नहीं हुआ तो अपील में जा सकता है। अच्छा, जिसके खिलाफ में न्याय हुआ है तो वो तो अपील में जा ही सकता है कि भाई मेरे को तो नहीं लग रहा कि सही न्याय हुआ है और मेरे को तो अन्याय लग रहा है, तो अपील में जा सकता है। तो यहाँ पे अपीलार्थी ने किसी अन्य व्यक्ति से कुछ धन इस मिथ्या कथन के आधार पर प्राप्त किया कि उसे वह एक लड़की उपलब्ध कराएगा जिसका विवाह किसी अन्य व्यक्ति से किया जाना हो। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि यद्यपि अदा किया हुआ धन सिविल बात द्वारा वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता और ना ही इस प्रकार संविदा का विनिष्ट पालन ही किया जा सकता था, पर अभियुक्त धाराओं 420/34 420 और /34 मतलब 420 के साथ 34 सेक्शन के अंतर्गत दंडनीय है। अपीलार्थी ने किसी अन्य व्यक्ति से कुछ धन इस मिथ्या कथन के आधार पर प्राप्त किया। भैया उसने उसको मिथ्या कथन किया है, किसी ने किसी व्यक्ति को, और उससे धन प्राप्त कर लिया। क्या कह रहा है कि वो उसको एक लड़की उपलब्ध कराएगा जिसका विवाह किसी अन्य व्यक्ति से किया जाना हो। ऐसी लड़की उपलब्ध कराएगा जिसका किसी अन्य व्यक्ति से विवाह होने वाला हो और वो उसको उठा के लाएगा और उपलब्ध कराएगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि यद्यपि अदा किया हुआ धन सिविल बात द्वारा वापस नहीं किया, मतलब मामला सिविल का लाएंगे तो धन वापस नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि संविदा हुई नहीं है। संविदा हुई है क्या? करार हुआ है क्या? संविदा हुआ है क्या? संविदा तो करार तो हुआ है, एग्रीमेंट तो हो सकता है ना। हाँ, करार हुआ है, संविदा नहीं हुई। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्समेंट बाय लॉ होना चाहिए ना। इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा तभी वो संविदा बनेगी। तो यहाँ पे उसके हिसाब से वो धन वापस तो नहीं ले सकता क्योंकि उसने धन दिया था, भाई वो धन लड़की उठा के लाएगा। लेकिन उसके ऊपर चार्ज तो लगाया जा सकता है। किस बात का? सेक्शन 420 और सेक्शन 34 के अंतर्गत दंडनीय तो हो ही जाएगा। जो अभियुक्त है धाराओं 420 और 34 के अंतर्गत दंडनीय होगा, क्योंकि उसने क्या किया है? 420 तो की है उसके साथ।
फालतू की बात थी, गलत बात थी, लेकिन 420 प्लस ऑब्लिक 34 के साथ मिलकर उसने काम किया है, तो ये मामला जो है आईपीसी के अंतर्गत चला के उसको दंडित किया सकता है। क्यों? क्योंकि 420 में सेक्शन में वो परिभाषित है कि वो क्या अपराध कर रहा है, और उसने अपराध काय का किया है? 420 का अपराध किया है। 34 क्यों लगाई है? क्योंकि सामान आशय रखते हुए लोग उसमें शामिल रहे होंगे और उनने उसको बेवकूफ़ बनाया है और उसको करके मामला चलाया सकता है। लिख डाला प्रतिभा रानी बनाम सूरज कुमार, AIR 1985, सुप्रीम कोर्ट 628। सबने लिख लिया? 1985 है बेटा, 85, 1985 सुप्रीम कोर्ट 628। अच्छा, इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि कोई पति अपनी पत्नी के विरुद्ध कोई ऐसा कार्य करता है जो संहिता में दी गई परिभाषा के अंतर्गत आता है तो वह अपराध है। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? कि मान लो कोई पति अपनी पत्नी के विरुद्ध कोई भी ऐसा काम करता है जो संहिता के अंतर्गत, अपराध में दी गई परिभाषा के अंतर्गत आता है या संहिता के अंतर्गत कोई परिभाषा में आता है, तो वह अपराध की श्रेणी में आएगा और उसे उस परिभाषा के अंतर्गत जो दंड दिया गया है उसकी व्यवस्था उसको कराई जाएगी। ठीक है, ये था मामला प्रतिभा रानी बनाम सूरज कुमार का। और ऐसे कौन से अपराध हो सकते हैं जो पति पत्नी के विरुद्ध कर सकता है? 498A हो सकता है, 494, 497 वाले मामले हो सकते हैं, और आपको 304B हो सकता है, उसको आपके गर्भपात संबंधी मामले हो सकते हैं। तो उन सब के लिए जो परिभाषित हैं उन सब के लिए दंडित करने की व्यवस्था है, और दंड की व्यवस्था है मतलब वो अपराध है। 41 मतलब विशेष विधि, स्पेशल लॉ। हाँ, स्पेशल लॉ इज अ लॉ एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सीधी बात है। विशेष विधि मतलब जो किसी वस्तु विशेष से संबंधित हो, स्थान विशेष से संबंधित हो, तो वो कैसे हो जाएगी? विशेष विधि। वह विधि जो किसी विशिष्ट विषय को लागू हो। किसी विशिष्ट विषय को लागू हो मतलब वो विशिष्ट अलग से डिफाइन किया गया है और उसको के लागू है, और उस विषय को हम कह सकते हैं विशिष्ट विधि। जैसे कि हम कह सकते हैं NDPS एक्ट, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, स्वापक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम, ये की बात कर रहे थे। तो जो NDPS है किस संबंध है? नशीले पदार्थों से। और नशीले पदार्थों की कितनी मात्रा रख सकता है कोई? एक व्यापारी कितनी मात्रा रख सकता है, एक सामान्य व्यक्ति कितनी मात्रा रख सकता है, उस सब के बारे में, या खेती करने वाला कितनी मात्रा तक रख सकता है, वो सब वहाँ पे डिफाइन किया गया है। उससे अधिक मात्रा यदि है तो वो फिर क्या है? अपराध की श्रेणी में आएगा। तो उन्होंने कहा विशेष विधि मतलब वह विधि जो किसी विशिष्ट विषय को लागू होती है। एक्साइज एक्ट, ये भी एक्साइज से संबंधित है। पशु अत्याचार अधिनियम, कैटल ट्रेसपास, पशुओं के ऊपर जो अत्याचार होता है उससे संबंधित है। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट जो होते हैं, जो क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट होते हैं वो विशेष विधि के रूप में होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। SC/ST एक्ट है आपका, जिसको कहते हैं शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, ये सब क्या है? विशेष विधियां हैं। सेक्शन 42 की जो बात करता है स्थानीय विधि के बारे में, इसको कहते हैं लोकल लॉ। स्थानीय विधि वह विधि है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग को ही लागू होती है। अ लोकल लॉ इज अ लॉ एप्लीकेबल ओनली टू अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया। जैसे कि MPLRC है, MPAC है, UPLRC है, UPSC है, आपकी ऐसी विधियां जो स्थान विशेष में लागू होती हैं। मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड मध्य प्रदेश में लागू होता है, उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड उत्तर प्रदेश में लागू होता है। तो ऐसे हर स्टेट में कुछ विधियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ उस, ऐसे एक आध और एग्जाम्पल है इसमें, जैसे मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1947, ये है इसमें क्या मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट के बारे में है, और जो स्थानीय विधि के लिए के रूप में लागू होता है। तो हमें MPLRC MPSC का आपको नाम बता ही दिया है। इस टाइप की जो विधियां हैं जो सिर्फ उस पर्टिकुलर क्षेत्र में ही लागू होती हैं, या पता पड़ा उनने कि कोई एक्ट बनाया जो किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है, या उनने कोई एक्ट बनाया महिलाओं के संरक्षण से संबंधित एक्ट है, उन्होंने कहा सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए लागू है, मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए लागू है, या उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए लागू है, तो फिर वो क्या कहलाएंगी? स्थानीय विधियां कहलाएंगी, और स्थानीय क्षेत्र में ही उनको लागू रहेंगी। इनका प्रभाव अन्य स्थानीय क्षेत्रों पर नहीं रहेगा। तो ये 42 था। अब हम देखते हैं 43, जो बात करता है अवैध
अवैध करने के लिए वैध रूप से आबद्ध। इलीगल, लीगली बाउंड टू डू। द वर्ड इलीगल इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग विच इज एन ऑफेंस और विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ और विच furnishes ground for a civil action, and a person is said to be legally bound to do whether it is illegal in him to omit। क्या कह रहे हैं वो? अवैध करने के लिए वैध रूप से आबद्ध। अवैध करने के लिए वैध रूप से आबद्ध। अवैध शब्द उस हर बात को लागू है जो अपराध हो या जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो। भाई अवैध तो वही होगा ना जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है या विधि के द्वारा, विधि के विपरीत है या विधि के अन्यथा अपराध है, वो अवैध है। या जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती हो और कोई व्यक्ति उस बात को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध कहा जाता है जिसका लोप करना उसके लिए अवैध है। वाह क्या बात है, क्या लैंग्वेज का प्रयोग किया उन्होंने। देखो सीधी बात कह सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसे घुमा घुमा के बात कही है कि ये कान हम यहाँ से नहीं पकड़ेंगे, कान हम यहाँ से पकड़ेंगे, मतलब घुमा के पकड़ेंगे लेकिन पकड़ेंगे हम कान ही। वो क्या कह रहे हैं? अवैध करने के लिए वैध रूप से आबद्ध। क्या कह रहे हैं लास्ट में? क्या दिखा उन्होंने? व्यक्ति उस बात को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध कहा जाता है। क्या कह रहे हैं? व्यक्ति उस बात को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध कहा जाता है जिसका लोप करना उसके लिए अवैध है। यदि उस बात का वो लोप करे तो अवैध हो जाएगा, लेकिन वो लोप ना करे तो वैध हो जाएगा। तो वो क्या कह रहे हैं? करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है कहा जाता है यदि वो क्या करे जिसका लोप करना उसके लिए अवैध है। यदि वो लोप करेगा तो अवैध हो जाएगा, लेकिन वो वैध काम को कर रहा है और करता रहेगा तो वो काम उसके लिए ठीक है। लेकिन जैसे उसने वैध काम को करना बंद कर दिया, उसका लोप कर दिया, मतलब वो अवैध हो गया, तो क्या हो जाएगा? अपराध हो जाएगा। ये ऐसा कह के उन्होंने इस बात को बताया है कि अवैध करने के लिए वैध रूप से आबद्ध, अवैध करने के लिए वैध रूप से आबद्ध। तो इसमें एक मामला था, सम्राट बनाम फजलुर रहमान, AIR 1930 पटना 593। अवैध शब्द को बड़े ही विस्तृत तरीके से परिभाषित किया गया है। इसके अंतर्गत उन प्रत्येक चीज़ों को सम्मिलित किया गया है जो अपराध होती हैं। अवैध शब्द का वही अर्थ निकाला जाएगा जो विधि विरुद्ध शब्द का अर्थ है। मतलब इसमें क्या बताया गया उन्हें कि अवैध शब्द का मतलब यही लगाया जाएगा कि जो विधि विरुद्ध है। अवैध क्या है? जो विधि विरुद्ध है। इलीगल जिसको कहते हैं अवैध मतलब इनवैलिड, और जो वैलिड नहीं है तो वो कौन सा वैलिड नहीं होगा? जो कि विधि विरुद्ध है, विधि के विपरीत है। तो उसके लिए उन्होंने न्यायालय में कहा कि जो विधि विरुद्ध है वही अवैध है। एक और मामला था इसमें, 1968 का मामला है, नाम तो केस का नहीं दिया, लेकिन उसमें उन्होंने कहा था कि अपराध जो है अवैध लोप द्वारा भी गठित किया जाता है। क्या कह रहे हैं वो? अपराध जो है अवैध लोप द्वारा भी गठित किया जाता है। तो एक तो होता है लोप और एक हो गया अवैध लोप। अब अवैध लोप मतलब क्या हो गया? जो लोप वैधानिक नहीं है, जो अवैध लोप हो गया तो वो अपराध की श्रेणी में आ जाएगा और वो अपराध है। अवैध का सामान्य अर्थ विधि द्वारा निषिद्ध कार्यों से है। इसका तात्पर्य केवल अनैतिक कार्यों से ही नहीं है, विधि द्वारा वांछित कर्तव्यों को पूरा करने का लोप से भी है। भाई विधि द्वारा जिनको करना आवश्यक है और उनको ना किया जाए, उनका लोप कर दिया जाए तो लोप है वो कैसा है? अवैध है, क्योंकि करना क्या था? उनको वांछित कर्तव्यों को करना था, और वो वांछित कर्तव्य मतलब जो आवश्यक कार्य थे वो करने थे, लेकिन उनने उनको नहीं किया, लोप करके उन्हें अवैध काम किया है। जैसे कि अपन ने पहले पिछली कक्षा में एग्जाम्पल देखे थे, वो समयों के अंतराल में लोग भोजन नहीं दे रहे थे, उनका काम था उसको भोजन देने का, और भोजन ना दे के क्या कर रहे थे? लोप कर रहे थे। किस काम का? जो वैध काम उनको करना था उसको लोप करने के कारण वो अवैध हो गया था, और उसका प्रभाव ये हो रहा था कि वो अपराध में परिवर्तित हो गया था। जैसे भोजन ना देना, कपड़ा ना देना, मकान में ना रहने देना, अथवा जो व्यक्ति को मेडिसिन की आवश्यकता है उसको दवा का ना देना, इसके अंतर्गत सब आएंगे। तो अवैध मतलब क्या है? करने के लिए वैध रूप से आबद्ध, जिसको हम करने के लिए वैध रूप से आबद्ध हैं उसको ना किया जाए तो वो क्या हो जाएगा? अवैध हो जाएगा। ठीक है। सेक्शन 44, क्षति, इंजुरी जिसको कहते हैं। क्षति मतलब इंजुरी है, डैमेज नहीं है। यहाँ पे क्षति का मीनिंग क्या दिया हमने? इंजुरी, INJURY। द वर्ड इंजुरी डिनोट्स एनी हार्म
whatever illegally caused to any person in body, mind, reputation और property। मतलब सिर्फ एक बात से नहीं है, यहाँ पे उन्होंने किस किस को कहा है, एनी पर्सन इन बॉडी, उसके शरीर में, उसके मस्तिष्क में, उसकी रेपुटेशन मतलब उसकी ख्याति में, उसकी प्रॉपर्टी मतलब उसकी संपत्ति में। क्षति शब्द किसी प्रकार की अपहानि का द्योतक है जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से कारित हुई हो। मतलब अवैधानिक रूप से, इलीगल तरीके से किसी व्यक्ति के शरीर को, मन को, उसकी ख्याति को, उसकी संपत्ति को यदि क्षति पहुंचाई जाती है, नुकसान पहुंचाया जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, क्षति कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी, क्षति कहलाएगी। इसको कहेंगे इंजुरी। क्षति के निम्नलिखित तत्व हैं, क्या क्या हैं, किसी व्यक्ति को कोई क्षति कारित करना, ठीक है। दूसरा है ऐसी क्षति अवैध रूप से कारित होना आवश्यक है। तीसरा, क्षति शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति से संबंधित होना भी आवश्यक है। नेक्स्ट है जीवन, सेक्शन 45। जीवन, जीवन मतलब लाइफ। सेक्शन 45 कहता है जीवन के बारे में बात करता है, जिसको लाइफ कहते हैं। द वर्ड लाइफ डिनोट्स द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे जो लाइफ की बात कर रहे हैं वो किसकी लाइफ है, ह्यूमन बीइंग। आवश्यक क्या है, ह्यूमन बीइंग होना चाहिए वो। जब तक कि संदर्भ से तथा प्रतिकूल प्रतीत ना हो, जीवन शब्द मानव के जीवन का द्योतक है, ठीक है, मानव के जीवन का द्योतक है। यदि तत्प्रतिकूल ना हो, मतलब यदि सामान्य रूप से बात कही जाएगी, तो यहाँ पे जो जीवन है किसका है, मानव के जीवन की बात कर रहे हैं। इसके अलावा किसी और के जीवन की बात नहीं की जा रही है। इसमें एक मामला है, उसको लिख लो बेटा। रामराज बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, राम राज्य, राज्य नहीं, राम राज्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, कोष्टक में लिखो बाहर 2010 और ब्रैकेट बंद करके उसके बाहर लिखो 2, क्रिमिनल लॉ जर्नल 2062, ठीक है, 2062 के बाद में अभी निर्धारित किया गया आजीवन कारावास से तात्पर्य 14 वर्ष की सजा होनी चाहिए, ना कि पूरे जीवन तक। आजीवन कारावास की सजा से कम दंड नहीं दिया जा सकता। तो इस मामले में ऐसा कहा गया था कि आजीवन कारावास से तात्पर्य 14 वर्ष की सजा होनी चाहिए, ना कि पूरे जीवन तक। आजीवन कारावास की सजा से कम तक दंड नहीं दिया सकता।